हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है उसके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहीं से सब कुछ आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तब आपकी समझ में आएगा कि मैम सही कह रही थी, क्योंकि यकीन आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यकीन आएगा कब? जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम कहना ये चाहते हैं कि फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। कुछ पॉइंट्स को भी हम साथ में लेकर चलेंगे जो हिंदी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कहते हैं हिंदी सब्जेक्ट अरे बड़ा ही ईजी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईजी वो चीज़ें हैं जो आपको पता हैं, और जो चीज़ें नहीं पता हैं वो ईजी नहीं होता। और हिंदी सब्जेक्ट ये भी आप मत कहिए कि बहुत ईजी, और ये भी नहीं कह सकते बहुत टफ है, ठीक है। तो हम चीज़ों को समझेंगे, उसकी बारीकियों को जानेंगे। सो आप लोग अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताएं। तो हिंदी में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, कैसे हो जाती हैं? तो शुद्ध लेखन का आशय क्या होता है? शुद्ध लेखन का आशय लेखन संबंधी अशुद्धियाँ न करने से। इसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत सी बातों का ख्याल रखेंगे। अशुद्धियों के प्रकार क्या होते हैं? पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को भलीभांति नहीं समझते और वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। ये ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से दूसरे यानी पूरे शब्द का ही अर्थ बदल जाता है। यानी क्या होता है, थोड़ी सी क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर में क्या होता है, अर्थ होता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। जैसे आप यहाँ पे शर और सर दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। पूरे वर्ग को कुछ से कुछ लिखकर बालक जो अशुद्धियाँ करते हैं उन्हें भी कई रूपों में देखा जा सकता है। खैर, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं वो किन वजह से हो जाती हैं। तो बच्चे अशुद्धियाँ जब करते हैं तो उनको अच्छे से ज्ञान नहीं होता है कि हम कब पूर्ण विराम का यूज़ करें, कब हम अर्ध विराम का यूज़ करें, कहाँ पर हम शिरोरेखा का पूरे तरीके से यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, कुछ वर्ड में जैसे आपका माँ हो जाता है, वह माँ में आप शिरोरेखा पूरे इस तरह से पूरी खींचेंगे, लेकिन जब आप भा बनाएंगे तो आप इतनी ही शिरोरेखा खींचेंगे। अगर आप भा पर भी जैसे आपने भा बनाया और पूरी शिरोरेखा खींच दी, तो इसमें कन्फ्यूज़न होगी कि ये भा है या माँ है। इसी तरीके से आपने क्या किया, जैसे बहुत लोग होते हैं जो वाह बनाते हैं और बा बनाते हैं, ठीक है ना, और इसका पेट चीरते हैं। बहुत लोग नहीं चीरते हैं और इसको यहाँ पे बा ही समझ लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, या होता है और था होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप था बना के पूरे इस तरह से शिरोरेखा खींच देंगे तो इसमें कन्फ्यूज़न होगी। तो इन अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए, ये अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि जब ये अशुद्धियाँ होती है तो अर्थ से अनर्थ ही हो जाता है। जैसे कहते नहीं है कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो इसमें अगर आपने पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, यहाँ पे अल्प विराम की बात हो रही है। अगर आपने क्या किया, रोको, जैसे यहाँ पे कहा रोको और आपने अल्प विराम लगा दिया, अब लिखा मत जाने दो, मत जाने दो। तो यानी क्या कह रहे हैं कि रोक लो और जाने ना दो। लेकिन यहाँ पे अगर हम यही लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यही रोको मत, और यहाँ पे हमने लगाया और जाने दो। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शख्स है उसको ना रोको और वो जा रहा है तो उसको जाने दो। तो इस तरह से क्या होता है, अर्थ से अनर्थ ही तो हो गया कि एक में तो आप रिस्पेक्ट दे रहे हो कि भाई इनको रोक लो, ना जाने दो, दूसरे में कह रहे हो अरे जाने दो, रोक के क्या फ़ायदा है।
तो इस तरह से हो जाता है। तो बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। देखिए यहाँ पे जो अभी हमने बात की कि बा को बा की अशुद्धियाँ हो जाती है, छा से क्षत्रिय वाला छा जो होता है उसकी अशुद्धियाँ हो जाती है, डा से अड़ा। अब जैसे किसी ने डा बनाया, ठीक है, और अड़ा लिखना है, अब नीचे एक बिंदु नहीं लगाया, तो ये क्या है, ये अड़ा थोड़ी ना पढ़ा जाएगा, ये तो डा पढ़ा जाएगा। शाह है, अब हमने कहा लिखना है आपको शरीफा, और आपने इससे क्या शरीफा लिख दिया, तो क्या आपका सही होगा? नहीं, लेकिन ये पढ़ने में क्या है, शाही तो आप होगा, तो ये भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो समानार्थी यानी पर्यायवाची, तो अग्नि का जो हो जाता है आग, अनल, पावक, ज्वाला, शिरवी। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, अमय, और गंगा का भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, नदीश्वरी, और गुरु का आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय, ये हो जाते हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे गणेश का भी पर्यायवाची, तो गणेश का हो जाता है गजानन, लंबोदर हो जाता है। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो दो असमान स्वरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है संयुक्त स्वर कहलाता है। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो संयुक्त स्वर जो हो जाते हैं वो क्षत्रिय वाला छ हो जाता है, त्रा हो जाता है, ज्ञा हो जाता है और श्रा हो जाता है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये व्यंजन है और ये क्या है, स्वर की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये मत समझिएगा कि अरे यहाँ पे स्वर लिखा हुआ है तो क्या ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे व्यंजन लिखा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग व्यंजन के बारे में जान रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं संयुक्त। अब अगर हम इनकी बात करें, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, फिर हम स्वरों की तरफ चलेंगे। तो क्षत्रिय वाला जो छा होता है वो क्या कैसे मिलके बना होता है, तो उसमें आधा का, जैसे आप बोलते हो कक्षा, तो आप ऐसे बोलते हो कक्षा, यानी आधा का इसमें छिपा रहता है। तो आधा का जब छिपा रहेगा तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे समझिए, जो क्षत्रिय वाला आपका छा हो जाता है और वो मतलब यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे अलग करके आपको बताते हैं कि क्षत्रिय वाला छा और आपका कक्षा, तो का और हलंत प्लस और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे का प्लस और आपका पिछड़ी शा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका जो क्षत्रिय वाला छा है, इसमें क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है और ये दो वर्णों से मिलकर बना है, का प्लस पिछड़ी शा, कक्षा, आधा का इसमें निकल रहा है ना। और कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या, ये इसका मतलब गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। क प्लस पिछड़ी शा और हलंत प्लस और आ, इसलिए ये होता है क्योंकि जब तक ये लगेंगे ये आधे माने जाएंगे, क्योंकि आधा का तो इसमें छिपा ही है और आधा का छिपा ही है। और जब ये आप शाह लिखते हैं तो जब आप इसको तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत फिर अंदर चले जाएंगे, मामला ये हो जाएगा, लेकिन चलिए समझ ही लेते हैं, क्योंकि चीज़ें जितनी समझेंगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि जो ये आपका पिछड़ी वाला शाह या कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, यहाँ टा, ठा, डा, ढाड़ा, कुछ भी आप ले लीजिए, तो इसमें जब आप इसमें क्या छिपा होता है, आ छिपा होता है, आ छिपा होता है, ये इस तरह से किया जाता है, तो ये आधा माना जाता है। और जब इसमें छोटा आ प्लस किया जाता है तब ये पूरा अक्षर बनता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे समझ लें कि आधा का तो इसमें छिपा ही है पहले से ही, और जब ये वाला शाह है इसमें, तो इसमें छोटा आ छिपा हुआ है, तो आधा का प्लस जब पिछड़ी शाह बनाएंगे और उसके बाद आ, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपका त्रा हो जाता है, तो जो ये त्रा है यहाँ पे हम लिख देते हैं, त्रा जो आपका हो जाता है, तो ता और नीचे उसके टांग में उसमें रा लटका हुआ होता है, एक डंडा लटका हुआ होता है, तो इस तरह से आप बनाएंगे त्रा, तो इस तरह से बनाएंगे। और इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो ता हलंत प्लस रा। अब देखिए यहाँ पे जब आपने रा तोड़ दिया तो इसमें ता और रा, ता तो इसमें आधा पहले से ही था तो आपने ता पहले से ही बना दिया,
ठीक है। और जब रा को आप तोड़ेंगे तो इसमें रा में क्या होता है, ये वर्ण है कि अक्षर है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये आपका अक्षर हो जाता है, और जब इसको तोड़ते हैं तब ये वर्ण बनते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर को तोड़ा जा सकता है और वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। अभी आप देखें यहाँ पे तो क्या है, जो ये आपका रा हो जाता है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे तभी तो ये आपका रा होगा। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो यानी आप कैसे लिख सकते हो, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ता हलंत, और नीचे हलंत जो लटकन लगी होती है उसको हलंत कहते हैं, फिर रा और इसमें भी हलंत लगा देंगे, फिर प्लस बनाएंगे और यहाँ पे हम आ लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको तोड़ेंगे। अभी आपके और कौन से बच्चे हैं, तो आपका ज्ञा बच्चा है, यानी ज्ञानी वाला ज्ञा बच्चा है। तो आपका जा और प्लस और यहाँ हो जाता है और इसमें हलंत लग जाता है। अब इसको भी आप किस तरह से तोड़ेंगे, तो जा हलंत प्लस और आपका क्या हो जाएगा, इया, है ना, इया हो जाएगा। अब इसको जब इया को आप तोड़ेंगे तो इसमें आ निकलेगा ना, तो आपने इसको तोड़ा और इसमें आ निकला, तो इस तरह से भी, तो आपके ऑप्शन में इस तरह से भी मिल सकता है और इस तरह से भी मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हर अक्षर में क्या होता है, छोटा आ छिपा हुआ होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और हो जाता है क्षत्रिय, आपका हो जाता है क्षत्रिय वाला छात्रा ज्ञा और श्रा। तो श्रा को भी समझ लेते हैं, तो जो आपका श्रा हो जाता है तो उसकी भी टांग में ऐसे इस तरह से एक डंडा लटका हुआ होता है। आप इस तरह से, मतलब याद करने की ट्रिक्स होती हैं कि ऐसे आप बोलोगे तो इसमें आपको थोड़ी सी क्या होती है, सहूलियत मिलती है, आप ट्रिक वाइज जब इस चीज़ों को याद करते हैं। तो शाह रा और शाह में हलंत तो प्लस, अब ये रा अकेला है, ठीक है ना, अकेला नहीं, इसमें छोटा आ मिला हुआ है। तो अभी देखिए ये तो पहले से ही हलंत वाला है, आधा है, प्लस रा और आधा और प्लस आ, तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो आपकी चीज़ें जब सभी तैयार होंगी तभी काम चल पाएगा। ऐसे तो ये वाली बात हो गई, रटन पद्धति पे हमने कर लिया, जो चीज़ उसमें लिखा है वही, अगर जो चीज़ लिखा है वही हमको पढ़ना है तो क्लासेस अटेंड करने से क्या फ़ायदा। आपके पास सीरीज़ होंगी, आपके पास बुक्स होंगी, तो आप उसमें से कर सकते हैं, लेकिन क्लास आप क्यों अटेंड करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मिलें, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये सोचें कि आप मैम आपने एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो देखिए टाइम ऐसे ही लगेगा, बारीकियां आप समझेंगे। आपके देखिए अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो गए और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो कि आपकी 2016 से 2023 तक के क्वेश्चन रहेंगे। आप ये 3 क्लास देख लेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप ही समझ जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ मैम जब इतना टाइम लेती थी, इतना लेंदी बताती थी, इतने डिटेल में चीज़ों को बता रही थी, तो हमारे ही बेनिफिट के लिए, वरना हमारा इसमें क्या, हम तो भाई क्वेश्चन है पढ़ देते, आंसर पढ़ देते, बात खत्म थी, है ना। इसमें कुछ तो अच्छा ही है, इसलिए हम इतनी बारीकी से चीज़ों को बता रहे हैं। और अभी आप ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने सेमेस्टर हैं, यानी 4 सेमेस्टर, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस आपके और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी सीटेट, सुपर टेट, ये सब आप करेंगे, यूपी टेट, जो भी आप करेंगे उसमें ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं और भर भर के पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये तो व्यंजन की बात हो गई। अब हम स्वर की बात कर लेते हैं। तो स्वर आपके हो जाते हैं ए, आए, ओ, आओ, ये संयुक्त हैं। तो जो ए है, छोटा आ है, जो आपका देखिए छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर ए बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? छोटा आ और छोटी ई। यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, छोटा आ और छोटी ई से मिलकर ए बना, और छोटा आ प्लस ए से मिलकर आए बना, और छोटा आ प्लस छोटा ओ से मिलकर ओ बना, और छोटा आ और प्लस ओ से मिलकर आओ बना। अब यहाँ पे हम समझते हैं। तो जो ये आपके हो जाते हैं, पहले तो ये संयुक्त स्वर हैं। क्या हैं? ये संयुक्त स्वर आपके हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इसमें जैसे आपका हो जाता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ,
ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ लें, जो आपका बड़ा आ है और बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, ये सब क्या हैं? तो जब इनको आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये जब आप तोड़ेंगे तो छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ, ये बड़ा बना। ठीक है। फिर बड़ी ई कैसे बनेगी, छोटी ई प्लस छोटी ई, ये क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। यहाँ पे देखिए, चीज़ों को समझिएगा। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, सजातीय हो जाते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको फनी वे में जाना है, ठीक है, ट्रिक वाइज समझना है, तो आपके जो ये छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो देखिए इन्होंने जो शादी की वो अपनी ही बिरादरी में कर ली। ये सजातीय हैं, यानी अपनी ही जात में इन्होंने शादी करी है। और उसके बाद हम आपको बताएं, ए आए ओ आओ, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं विजातीय, क्योंकि ये भाई बहुत बड़े वाले हैं, इन्होंने दूसरी बिरादरी में शादी कर ली। हालांकि अब बुरा नहीं माना जाता है। अब ये है कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ, वकील है तो वकील के साथ, टीचर है तो टीचर के साथ, ऐसे शादी ज़्यादातर अब देखने को मिल रही हैं। पहले क्या होता था, भले आपकी बेटी कितनी भी पढ़ी हो और अगर बिरादरी का बंदा नहीं है तो अनएजुकेटेड बंदे से शादी कर दी जाती थी और उससे निभाना पड़ता था। लेकिन आज कहीं कहीं पे ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि इतना फोकस जात बिरादरी पे तो नहीं किया जा रहा है, बस ये है कि सेम सेम होने चाहिए, है ना। लेकिन बहुत जगहों पे ये चीज़ अभी भी चल रही है, प्रचलन में है, लेकिन बड़े शहरों में ये चीज़ें, दिल्ली वगैरह में ऐसा अब नहीं रह गया है ना। चलिए, वो तो फनी वे में है, हमने बात कर ली कि भाई अगर अदर कास्ट में करोगे तो भाई विजातीय हो जाओगे और कास्टी में करोगे तो सजातीय हो जाओगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, तो ये जो बड़ा आ है तो आ प्लस आ से मिलकर बना है, बड़ी ई प्लस ई से मिलकर बनी है, और बड़ा ओ प्लस ओ, ये सीधे साधे बेचारे हैं और ये ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते हैं। इनकी शादी जहाँ की गई वहाँ कर लिया इन्होंने। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सजातीय कौन है, विजातीय कौन है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में। ठीक है। तो दो असमान स्वरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है संयुक्त स्वर, तो असमान वर्ण यहाँ पे मिले हैं ना, समान तो नहीं मिले हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पे अर्धविराम और पूर्ण विराम, तो अर्धविराम का मतलब ये होता है कि पूर्ण विराम से आधा ठहरना, अल्प विराम से ज़्यादा ठहरना, तो वो क्या कहलाता है, अर्धविराम। जैसे आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, कितने उपवाक्यों को, तो दो उपवाक्यों को जोड़ता है भाई, उपवाक्यों को जोड़ देता है। तो यहाँ पे है, जब एक उपवाक्य समाप्त हो जाता है तो दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन है, होता तो दो उपवाक्य से ये बनता है, लेकिन क्या है, हम जैसे और किंतु परंतु नहीं लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अर्धविराम का यूज़ करते हैं। जैसे इस तरह से एक बिंदु और इस तरह से, तो ये आपका अर्धविराम होता है। जैसे सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है ना। प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपका हो जाता है, क्या तुम विद्यालय गए थे, तो क्या से आपने क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आपने किया है ना, तो क्या हुआ, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या तुम खाना खा चुके हो, तो आपने कहा क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, खा चुके हो, तो आप चिन्ह लगाओगे इस तरह से। तो यानी आप कुछ भी यहाँ पे, तुम कब गए थे, तुम कैसे गए थे, यानी क्वेश्चन जहाँ पे आप पूछ रहे हो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। बाकी हम अभी और भी चिन्ह, क्योंकि आपके 2016 से 2023 तक के हैं, तो बहुत बार ये रिपीट हुए हैं। कभी ऐसे पूछा गया कि 4 विराम चिन्हों के बारे में बताएं, या कभी ऐसे पूछा गया कि विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, कुछ बताएं, या कभी नाम दिया गया। तो ऐसे से करके सभी विराम चिन्हों को हम लोग डिस्कस कर ले जाएंगे। पठन का क्या अर्थ है,
और आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए या वाचन का अर्थ बताएं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। आप भाई अपनी बात को हमारे तक या हम अपनी बात को आपके तक पहुंचाते हैं तो कैसे? एक तो आपका हो जाता है हम बोल कर पहुंचा रहे हैं, दूसरा है कि हम लिख कर पहुंचा रहे हैं, है ना। तो मौखिक एवं दूसरा लिखित, देखिए वही चीज़ हो गई। मौखिक भाषा को बोला जाता है किंतु लिखित भाषा का तो वाचन पढ़ना ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है और वाचन के पर्याय पठन और वाचना भी है। यानी क्या है, जब आप कोई लिखित चीज़ देखोगे तो उसको क्या करोगे? पढ़ोगे, है ना। देखकर उसको बोलना है। जैसे हम आपके ये नोट्स हैं, हम उनको देखकर हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? वाचन ही तो है। हमें आपकी अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे? बोल कर पहुंचाएंगे। ल्यूइस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। यानी इन्होंने क्या कहा है कि वाचन एक साधन है, यानी बोलना हमारे लिए क्या है? एक साधन के रूप में है। और हम क्या करते हैं इसमें? हम सभी बातों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ये चीज़ ये कहना चाहते हैं, इन्होंने ये चीज़ कही है। वाचन के उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है? तो बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक ठीक समझ सकें। बिल्कुल सही बात है। वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना और पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना, क्योंकि वाचन से क्या होता है, जब हम ही भाई पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या एक ही लय में हम बोलते चले जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। कभी हम ठहर भी रहे हैं, कभी हम सांस भी ले रहे हैं, कभी हम धीमी गति में हो जाते हैं, कभी हम तेज गति में हो जाते हैं। तो जैसी चीज़ होती है हम उस तरह से क्या करते हैं? हम उस तरह से वर्क करते हैं। आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। अब क्या है, आपने कोई चीज़ सुनी तो अब आप ये दूसरों को भी तो बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे भाई संयुक्त व्यंजन क्या है या संयुक्त स्वर क्या है, या भाई हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर ले भाई, हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम आपसे ये चीज़ एग्जाम्पल में बता रहे हैं। तो या हम आपसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो हम फटाफट 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 बताते चले जाएंगे। यानी क्या है, यहाँ पे ये हो जाता है कि जो योग्यता है वो उत्पन्न होती है, और जो चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे आप जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप दूसरों को भी तो बता सकते हो ना। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो मिश्रित वाक्य यानी मिले हुए वाक्य, उनको क्या कहते हैं? तो मिश्रित वाक्य यानी 2 उपवाक्य होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं। जैसे कि, जो, जितना, उतना, यदि, तो, परंतु, इनसे हम जोड़ते हैं। जैसे वो गया तो था परंतु वापस चला आया। तुमने खाना खाया और उसके बाद तुम सोने चले गए। यानी इससे आप जोड़ रहे हो, तो 2 उपवाक्यों को एक साथ जोड़ा आपने। तो जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो ज़रूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हो कि जैसे उसने खाना खाया और फिर वो चला गया, है ना। वो स्कूल जा रहा था लेकिन आंधी आ गई ज़ोरों से, वो वापस चला आया। तो यानी 2 उपवाक्यों को आप जोड़ेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे हो जाता है उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना, छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना कि जिससे वे एक काव्य के सौंदर्य को परख सकें तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सकें। उसके बाद है किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना और अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। यानी इसके उद्देश्य ये होते हैं कि हम बच्चों को कविता क्यों पढ़ाते हैं, कविता के द्वारा हम उसे शिक्षा क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या है, जो उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना। बच्चे कविता कैसे कहते हैं, तो उसमें जो प्रवाह होता है उसको हमको क्या करना, उसमें जो क्षमता है उसको पैदा करना है। ठीक है, छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना जिससे वे काव्य के सौंदर्य को परख सके तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सके। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका
नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। छात्रों के अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, लिखिए। ये सभी चीज़ें हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 विराम चिन्ह, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों का नाम उल्लेख कीजिए। विराम का आशय स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। मतलब किस तरह से घुमा घुमा के मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे समझ लें विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ ये होता है कि हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, तो थोड़ी सी सांस लेते हैं, कभी थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, कभी थोड़ी सी कम ले लेते हैं। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, हम रुक रहे हैं। अब जब आप लिखोगे तो आप किस तरह से, तो आपको चिन्हों का प्रयोग करना रहेगा, और जो चिन्हों का प्रयोग करना रहेगा तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा ठहर रहे हैं तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, हम कम ठहर रहे हैं तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, या हम कम और ज़्यादा के बीच में हैं तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, विराम चिन्हों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि रुकना या ठहरना अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी हम एक ले में ऐसे ही पढ़ते चले जाएं तो आप क्या करोगे, कहोगे मैम हो गया हमारा तो कल्याण हो गया भाई, ठीक है, आपको चीज़ें समझ ही में नहीं आएंगी। तो हमको क्या है, हमको ठहरना भी है, आपको चीज़ें समझानी भी है, फिर हमको कंटिन्यू करना है। और उसी चीज़ को जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, सेंटेंस लॉन्ग है तो उसमें हम ठहरेंगे, सांस लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर ठहरेंगे, फिर रुकेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। तो क्या है, सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार भाव का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे। और ये भी चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी हम रुक गए, कहीं पर भी हमने चिन्ह लगा दिया, नहीं। हमको अर्थ का अनर्थ तो नहीं बनाना है। हमको क्या करना है, हमको चीज़ों को समझकर ही विराम चिन्हों का यूज़ करना है, ठीक है। तो रोको मत जाने दो, अभी एग्जाम्पल दिया था, देखिए यहाँ पे रोको के बाद चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनको रोक लो, मत जाने दो। इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है, जिससे उसके 2 अर्थ प्रकट होते हैं। पहला रोको मत जाने दो, और दूसरा रोको मत, यानी रोको मत, इसको ना रोको, अब अगर जा रहा है तो बस जाने ही दो। तो मतलब अर्थ का अनर्थ ही तो हो गया। एक जगह आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और एक जगह उसके क्या इंसल्ट कर रहे हो कि अरे हटाओ झंझट भाई, जो आया है उसको जाने दो, ख़त्म करो, वही चीज़ तो हो गई। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है चिन्हों से। तो ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं, भाषा को सुंदर तथा प्रभावशाली भी बनाते हैं। और परिभाषा क्या है, क्या वाक्य बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया। और प्रमुख विराम चिन्हों की अगर बात यहाँ पे की जा रही है, जैसे कभी 2 पूछ लेंगे, कभी 4 पूछ लेंगे, कभी नाम दे देंगे, कभी नाम नहीं देंगे, तो आपको जो अच्छा लगे वो चिन्ह लिख सकते हैं, और जब नाम देंगे तो आपको वही चिन्ह लिखने रहेंगे। तो पूर्ण विराम क्या है, पूर्ण विराम का मतलब होता है कि रुकना, जब आपने अपनी बात को कह लिया तो रुके हैं। जैसे भारत मैंने चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण किया, या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, या राधा गीत गा रही है, या मोहन बाजार जा रहा है। तो जा रहा है आपने कह लिया, उसके बाद आपने पूर्ण विराम लगा लिया। पूर्ण विराम इस तरह से एक लाइन ये खींची जाती है, डंडा जिसको बोलते हैं। आप सिंपल भाषा में इस तरह से कह सकते हैं, हालांकि डंडा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमने सिंपल भाषा में आपको बता दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा, यानी अर्ध विराम से आधा अल्प विराम होता है। इसमें 2 चीज़ों का आप नाम ले रहे हो तो आप अल्प विराम लगाते हो, जैसे राम श्याम, सीता गीता, मूली गाजर, है ना। इस तरह से आपने कोई भी नाम लिए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अल्प विराम का यूज़ करते हैं। अल्प विराम इस तरह का चिन्ह होता है, ये इस तरह से चिन्ह होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने, और सेंटेंस तो आप इसमें लिख ही सकते हो आराम से, कोई भी आप सेंटेंस लिख लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेखर, राखी, नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, आपने शेखर के बाद राखी लिखना चाहा, इसलिए शेखर और राखी के बीच में आपने क्या किया,
अल्प विराम लगाया, फिर राखी और नेहा के बीच में आपने अल्प विराम लगाया। अब इस सब्जी वाला आलू बेच रहा है, टमाटर के बीच में भिंडी, बैंगन, तो आप क्या करेंगे, अल्प विराम लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपके कितने पूछे गए हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसी तरह से चलते हैं। शुद्ध उच्चारण ये है। जो विराम चिन्ह कितने होते हैं उनके नाम लिखिए। विराम चिन्ह कई तरह, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे तो आप, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं होता है कि आप सारे लिख डालो, लेकिन हाँ जब इस तरह से क्वेश्चन आए कि कितने होते हैं, तो आपको क्या करना है, उसका लिख के और फिर इनको 2 से 4 लिख के और एग्जाम्पल दे देना है। अर्धविराम तो आमतौर पर, और हाँ जो विराम चिन्ह होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, ठीक है, तो आप संख्या भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप इनको कर सकते हैं। तो अर्धविराम, आमतौर पर अर्धविराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य समाप्त हो जाता है तथा दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है। तो यहाँ पर आपका अर्धविराम प्रश्नसूचक चिन्ह इस तरह से होता है, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या तुम सब्जी ले आए हो, क्या तुम सब्जी ले आए हो, तो उसके बाद में ये चिन्ह का हम यूज़ करेंगे। क्या तुमने खाना खा लिया है, तब भी हम इसी चिन्ह का यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम कब आए थे, तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये प्रश्न चिन्ह वाले तो होते हैं ना, तो ये चीज़ हो गई। तो प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। रेलगाड़ी कब छूटेगी, घर में कौन है, तुम्हारे साथ में क्या है, तुम्हारी कलम कहाँ है, वही चीज़ आ गई। विस्मयादि बोधक चिन्ह वो होते हैं जिसमें हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा, ये सभी होता है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत अफसोस की बात है। तो अरे जैसे ही आपने बोला तो, या हाय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हाय राम के बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह लगा। ये कैसा होता है चिन्ह, तो एक लाइन ये, और यानी एक डंडा, और इस तरह से एक बिंदु। अरे तुम कब आए, बहुत ऐसा होता नहीं, कोई आ जाता है बड़ी खुशी के साथ, कहते हैं अरे तुम कब आ गए, तो अरे के बाद यहाँ पे लगेगा। योजक चिन्ह यानी शब्द युग्मों तथा तुलना करने वाले शब्दों के साथ यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख लिखेंगे, बीच में इस तरह से योजक चिन्ह का यूज़ करेंगे ना, ये एक लाइन जैसे माइनस वाली लाइन होती है, इस तरह से इस लाइन का यूज़ करेंगे। रात दिन, आजकल, थोड़ा सा, काला सा, माता पिता, भाई बहन, ऐसे लिखते हैं तो इस योजक चिन्ह का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाता है। उद्धरण चिन्ह देखिए यहाँ पे हो जाते हैं कि इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए शब्द, विशेष, व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अध्यापक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक लिखने के लिए कहा। आपने देखा होगा जहाँ पे पाठ लिखा होता है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चिन्ह ये लगे होते हैं, ऐसे ही तो लगे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह, यानी इकहारा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह देखिए इस तरह से भी लगे होते हैं। तो किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, पिताजी ने शीलता से कहा बेटा सदैव समय का पालन करना। तो इस तरह से लाघव चिन्ह आपका हो जाता है। जैसे आप क्या करते हो, जब कोई चीज़ बड़े में लिखते हो, जैसे आपने लिखा डॉक्टर, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। और आप जब लाघव चिन्ह का यूज़ करेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे, तो आप ऐसे ही तो लिख देते हो ना डॉक्टर। या उत्तर प्रदेश, तो आपने उत्तर प्रदेश जो लिखा वो कैसे आप लिखते हो, आप इस तरह से उत्तर प्रदेश लिखते हो, उत्तर प्रदेश लिखते हो। लेकिन जब आप छोटे रूप में आप लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, ऊ बना देते हो ऐसे, और प्रदेश बना देते हो ऐसे। ऐसे जब प्रश्न उत्तर लिखते हो तो प्र बना के ऐसे, और उत्तर ऊ बना के इस तरह से, तो ये लाघव चिन्ह होता है। उसके बाद आपके इतने इनफ है, आप लोग इनको तैयार कर लें अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ध्वनि लोपन, ध्वनि प्रकृति, ध्वनि विप्रय, और आपका क्या हो जाता है, 5 आपको बताने हैं, तो आप 5 बता लेंगे यहाँ पे, या कभी कभी 4 पूछ लेते हैं, या कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि अशुद्ध उच्चारण के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो कुछ भी पूछें आप लिख देंगे। तो किसी ध्वनि का लोप कर देना, किसी ध्वनियों का अल्पयाती उच्चारण करना, किसी ध्वनियों को उलट पुलट देना। अशुद्धता यही तो होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि होता कुछ और है, बोलते कुछ और हैं, है ना।
उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना। भाई आपको क्या है, जब आपको उच्चारण का ज्ञान ही नहीं है कि किसको क्या, अब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, शा होता है तो उसको सा पढ़ते हैं, कुछ लोग छोटा सा को ही शा कहते हैं। जैसे हम लोग कहते मतलब कहा जाता है स्कूल, बहुत लोग कहते हैं स्कूल, होता है समय, कहते हैं समय। आपने देखा होगा बहुत लोगों को बोलते हुए। और जो चीज़ जहाँ पे अगर शा है वो भी गलत होता है। उच्चारण तो उच्चारण है, अगर जो चीज़ शा वाली है तब आप शा बोलेंगे, जब सा वाली है तो आप सा ही बोलेंगे। जैसे हमने लिखा समय, तो ये समय होता है, ना कि समय होता है, ना कि समय होता है। और पाठशाला, पाठशाला, तो कुछ लोग कहेंगे पाठशाला, क्या कहेंगे, पाठशाला, तो ये भी गलत हो जाता है। यानी ये नहीं है, आप ज़रूरी नहीं कि शा जो बोलता है वही शुद्ध है, ऐसा नहीं। जहाँ पे जो चीज़ लगने वाली हो वो चीज़ आप लगाएंगे तो वो अशुद्धता का प्रतीक हो जाता है। और शारीरिक विकृति भी होती है, जैसे ओष्ठ, दंत, कोमल, तालु, अभाव, लघुत्व। यानी जैसे किसी की ओष्ठ विकृति है और क्या हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो जो विकृतियां होती हैं तो वो भी इस लिए भी ऐसे हो जाती हैं। जैसे रा है और ला है, जो रा हो जाता है आपका और ला हो जाता है, तो जिनके दांत नहीं होंगे वो इन वर्णों को नहीं बोल पाएगा। तो यही तो विकृतियां हो जाती हैं ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब उसके बाद है वर्तनी की अशुद्धियां सुधारने के उपाय। अब जो वर्तनियों में अशुद्धियां हैं उनको आप कैसे सुधारेंगे, तो बहुत से तरीके हैं जिससे हम इसको सुधार सकते हैं, है ना। कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि क्या होता है, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो शुद्ध उच्चारण करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो तो कहते हैं टाइम का वेस्ट है, या शायद उनको ही शुद्ध उच्चारण नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षक को, बहुत शिक्षकों को आपने बोलते देखा होगा, शा को सा को शा, और बहुत से ऐसे वर्ड जो नहीं होते। अरे ये तो वाह यहाँ पे बोलना चाहिए था, बा बोल रहे हैं, बा बोलना चाहिए था, वाह बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। तो जब शिक्षक को ज्ञान नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो बच्चे उसी तरह से तो सीखेंगे जो शिक्षक सिखाएंगे। और ये इतनी बारीकियां तो शिक्षक सिखाते ही नहीं है कि कौन हमको वर्ड कंठ से निकालना है, कौन तालव्य से निकालना है, कौन मूर्धा से निकालना है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, कौन से स्पर्श है, कौन से उच्छिप है, ये कुछ भी नहीं। और जबकि हम लोगों को ये चीज़ें कब पता हो जानी चाहिए थी, हम लोग जब छोटे क्लास में थे तभी ये चीज़ें पता हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये चीज़ें कब पता हुई, अब पता हुई। तो ये चीज़ गलत है ना, क्योंकि अगर हम अब ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहाँ पे होना चाहिए था, हम लोग कहाँ पे हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो शिक्षक को चाहिए कि चीज़ों को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे ढंग से पढ़ाएं। फिर छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना। और उसके बाद है कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना। अब कक्षा में है, बच्चा क्या कर रहा है, खड़ी भाषा का यूज़ कर रहा है, लेकिन जबकि जैसी हो वैसी होनी चाहिए। जो चीज़ें जैसे जैसे तलफ़ुज़ है उस तरह से निकालने चाहिए। तो ये चीज़ भी गलत होती है। सुलेख का अभ्यास कराना, ये उपाय है कि जब आप सुलेख लिखवाएंगे तो बच्चा एक दिन गलती करेगा, 2 दिन, फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को सही कर लेगा, है ना। उसके बाद समान उच्चारण वाले अक्षरों में अंतर समझाना। बिल्कुल आप अंतर समझाएंगे कि आप कहेंगे कि बेटा देखिए ये वाह होता है और ये बा होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसका पेट, इसके पेट को हम चीर देते हैं, इसके पेट को हम फाड़ देते हैं। और ये भा है और ये माँ है, तो इसमें फ़र्क थोड़ा सा है, लेकिन ये भा और ये माँ पढ़ा जाएगा, है ना। इसी तरह से ये या है और ये था है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर ये हम शिरोरेखा था पे हम इस तरह से कर देते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको था पढ़ा जाएगा, इसको या पढ़ा जाएगा। तो बच्चा भी छोटी छोटी चीज़ों को समझेगा तो वो आगे चलकर क्या होगा, उसकी जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जो अध्यापक तक बन जाते हैं, लेकिन उनको वो अशुद्धियां करते ही रहते हैं। इस चीज़ से तो आप सहमत ही होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पे शब्दकोश का प्रयोग कराया जाए, शारीरिक दोष का निवारण कराया जाए। भाई अगर उसमें कोई विकृति है, कोई प्रॉब्लम है
तो उसमें क्या है, उसके जो भी शरीर में दोष है तो उसको ख़त्म कराया जाना चाहिए। कैसे? इलाज करके भाई उसका डायग्नोस्ट किया जाए कि हाँ इसके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, फिर उसका उपचार किया जाए, तो ये चीज़ हो जाती है। उच्चारण के सुधार की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं उच्चारण के सुधार की मुख्य विधियाँ। तो पाणिनि व ज्ञानवल्लभ ने शिक्षा के में शुद्ध उच्चारण के, यानी शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण के बारे में लिखा है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान् दृष्टभ्यम न पीड्यते भीता पतन भेदाम्यम तद्रणान प्रयोज्येत। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चे को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चे को ना तो दांत चुभे और ना ही वो गिर पड़े, इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय देखना है कि ना तो वे दबे रह जाएं और ना ही एकाएक बाहर निकल जाएं। ठीक है ना। उच्चारण के प्रमुख तत्व तो ध्वनि व्यवस्था। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होगा, ये चीज़। बल, जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। अक्षर वर्ण बल और शब्द बल और आपका हो जाता है वाक्य बल। तो वर्ण बल यानी घर, जैसे घर। शब्द बल, हरि घर जाता है, कौन जाता है, हरि घर जा रहा है। वाक्य बल, हरि घर जा सकता है। उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल ना देने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि आप जब जो चीज़ कहना चाहते हैं कि एक होता है हम वो काम करेंगे ज़रूर, हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम ये चीज़, तो जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे, बल देंगे, ही, जैसे ही क्या होता है, निपात होता है कि हम ही ऐसा काम करेंगे, यानी इस पे जोर दिया जा रहा है, ये क्या होता है, निपात होता है। और लय देखिए यहाँ पे हो जाता है जब अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने में लय कहते हैं। यानी हम एक चीज़ बोल रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, लय और गति के साथ हम चीज़ों को बता रहे हैं। भाई एक चीज़ को हमने क्या किया, जब अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य में क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। यानी जब हम समय देंगे तभी तो आप चीज़ों को समझेंगे। हम ऐसे ही बोलते चले जाए तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। स्वराघात, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। जब हम आरोह अवरोह कर रहे हैं, कभी हम क्या करें, ऊंची आवाज़ में हम चीज़ों का करें, फिर एकदम से हम नीचे हो जा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लाउड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो ये चीज़ गति क्या है, गति का अर्थ समूह के मध्य में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से ये गति हो जाती है। जैसे हमने अभी क्या कहा, ये गति हो जाती है, ऐसे ही तो कहा। अब ये तो नहीं हमने कहा ये गति हो जाती है, ऐसे तो नहीं बोले। तो मतलब इस तरह से बोलेंगे कि आपकी समझ में भी आए। लय, गति, स्वराघात, इन सभी चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे। विराम क्या, विराम का अर्थ होता है रुकना। लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए यथा स्थान पर रोकते हुए पढ़ना। यानी हम लंबी लंबी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं कुछ, एक राजा था एक रानी थी, वो दोनों रहते थे, वो महल में रहते थे, ऐसे। तो आप कहोगे क्या बात मैडम जी, क्या हो गया। हम कहेंगे कि एक राजा और रानी थे, यानी हम ठहरे, वो एक राजमहल में रहते थे, तो हमने क्या किया, पूर्ण विराम लगाया। उनके 2 बच्चे थे, है ना। इस तरह से हम कहेंगे तो आप समझोगे कि हाँ उसमें रुचि भी आएगी, तो ये चीज़ हो जाती है। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो छात्रों में अपेक्षित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास आवश्यक है। पत्र लेखन, वर्णन, व्याख्या और क्या, संक्षेपीकरण एवं पल्लवन, संवाद लेखन, रिपोर्ट लिखना, पुस्तक समीक्षा, जीवनी, आत्मकथा, निबंध रचना, एकांकी लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन। यानी आप ये सभी चीज़ें क्या करेंगे, जब छात्रों में अपेक्षित क्या कह रहे हैं, लेखन कौशलों का विकास जब करना है, तो आप इन चीज़ों पर जोर देंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसमें जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और ये कौशल अच्छा हो जाएगा। लेखन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताएं, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा रुकना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं। बिल्कुल बात सही है। लिखने की शिक्षा,
बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है, आगे चलकर वह लिखकर अपने भाव को व्यक्त करता है। पहले बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा प्रारंभिक स्तर पर अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में करता है। भाई बच्चा मुंह से बोल रहा है, अभी उसको लिखना नहीं आ रहा है। पहले उसने सुना, सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो उसने सुना, सुनकर वो बोल रहा है, बोलकर तो ही वो लिखेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर वो पढ़ेगा और उसके बाद वो लिखेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं भाई, कुछ चीज़ सुन रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, है ना, ऐसे करके भी। लेकिन जब छोटे बच्चों को तो वो तो पहले सुनेगा ही ना। तो ये लिखित अभिव्यक्ति का मा है, तो लिखने की शिक्षा के उद्देश्य, तो लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है, बालकों की इस बात की योग्यता प्रदान करना जिससे कि वो अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। भाई लिखित अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, हम कोई चीज़ लिखकर आप तक पहुंचा रहे हैं, वो लिखित अभिव्यक्ति। अपनी बातों को लिखकर आप तक पहुंचाना यानी लिखित अभिव्यक्ति। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिख कर सकते हैं। बालकों के जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करता है। बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। लेखन शिक्षण की विधियाँ तो कौन कौन सी होती हैं, तो लेखन शिक्षण की विधियाँ रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा, अनुकरण विधि से, और पैथोलॉजी की लिखने की शिक्षण विधि, और मनोवैज्ञानिक विधि। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, क्योंकि इसकी भी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। रेखा विधि में देखा जाता है बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, क्योंकि देखा आपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, रेखाएं खींचने लगते हैं दीवारों पर, फर्श पर, टाइल्स पर। आप उनको कितना भी डांटो, कुछ भी करो, लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो अपना कहते नहीं मौका देख के चौका मार ही देते हैं। तो यानी ये रेखाएं वो बच्चे खींचने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार की तिरछी, बड़ी, सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। उनको मज़ा आता है, ऐसा लगेगा कुछ भी बना रहे हैं, गोल गोल करके बना रहे हैं, लंबी लंबी लाइन बना रहे हैं। आप पूछोगे ये क्या बना रहे हैं, तो कभी तो आपसे कह देंगे अब भी हम आप ही का ये चित्र बना दिए हैं, ऐसे कहते नहीं है। तो या दीदी हमने ये आपका ही चित्र बना दिया। भाई बच्चे तो हैं, उनको तो उनके मन में जो आया वो बोल दिए। या कभी कभी कहेंगे जिस दोस्त से गुस्सा होंगे और बना कुछ और दिया, इस तरह से ऐसे 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 कुछ भी बना दिया, बोले हमने इसका चित्र बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। अतएव बच्चे ने इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उसके हाथ सधने लगें तो अक्षरों में आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़ाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज़ अथवा किस पे कराया जाता है, पट्टी पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियाँ खींचकर उनमें क्या हो जाता है, उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज़ का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं और धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज़ पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का उच्चारण करने लगते हैं। उस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं, तब वे स्वतः लिखना आरंभ कर देते हैं। और अनुकरण यानी नकल विधि है ना, बच्चों को क्या होता है, ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देते हैं और क्या करते हैं, बालक अध्यापक द्वारा लिखे गए अक्षर की ही भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना सीख जाते हैं। तो ये अनुकरण विधि ही तो है ना, नकल विधि है ना, क्योंकि ये क्या क्या अध्यापक ने लिख दिया और बच्चे उसी को देख देख कर लिख रहे होते हैं, लिखते हैं। पैथोलॉजी विधि में क्या होता है, इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। भाई बच्चे को आप सरल से कठिन की ओर तो ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है पहले कठिन चीज़ें बताएंगे उसके बाद सरल चीज़ें। तो उसको पहले वर्णमाला आनी चाहिए, उसके बाद वर्णों को जोड़ना आना चाहिए। तो उसको सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृति विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। इसके पहले ही वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं, तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। तो सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिल की ओर
जाते हैं। कहाँ पे? तो पैथोलॉजी विधि में। मनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद अंश का ज्ञान कराया जाता है, यानी पहले पूरी चीज़ दिखाई जाती है, उसके बाद उसके टुकड़ों, उसके भागों को बताया जाता है, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है, इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। जो मनोवैज्ञानिक विधि है उसमें ये चीज़ है। आयोगवाह से आप क्या समझते हैं? तो आयोगवाह क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी होते हैं, अंग तथा अंगः। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। अंग अंगा 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इन पर इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए हम इन्हें आयोगवाह कहते हैं, है ना। यहाँ पे आपका ये हो जाता है। आयोगवाह के 3 प्रकार हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार कौन होता है? हमने आपको बताया था ट्रिक की, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार में एक ना है तो इसलिए एक बिंदु आप लिख देंगे, ये आपका अनुस्वार होगा। अनुनासिक में 2 बिंदु हैं तो आप एक चांद बना देंगे, एक बिंदु रख देंगे, यानी कि ये अनुनासिक हो जाएगा। यहाँ पे एक चांद है और एक ये बिंदु हो जाता है, यहाँ पे एक बिंदु, तो ये अनुस्वार और ये अनुनासिक। और विसर्ग में क्या होता है? इस तरह से 2 बिंदु साइड में होते हैं, तो ये आपका विसर्ग हो जाता है। और इसके 3 भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। और ये क्या होते हैं? जो अनुस्वार, जो नाक से वर्ण निकलते हैं, उनको ही तो हम कहते हैं ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है प्रमुख विराम चिन्ह। देखिए फिर से विराम चिन्ह आ गया, यानी बार बार विराम चिन्हों के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, है ना। तो अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सभी हो गए। अब यहाँ पे आप देख लें, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजनों का उल्लेख कीजिए। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, वो आपके क्या होता है, हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं कि जब स्पर्श व्यंजन क्या है, कि जब मुख से क्या होता है, जब मुख से हवा निकलती है, क्या होता है? हवा निकलती है और मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर क्या करते हैं? मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर, किसी ना किसी भाग को छूकर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं, कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो आपके हो जाते हैं, क्या चीज़? तो जो स्पर्श व्यंजन, सॉरी यहाँ पे स्पर्श है, फिर से लिख देते हैं, जो आपके स्पर्श हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें कि ये होते कितने हैं, तो ये आपके हो जाते हैं 25। कितने हो जाते हैं? तो आपके हो जाते हैं 25। अब इसमें देखिए, एक होता है का वर्ग होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे थे हम, का वर्ग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक हो जाता है चा वर्ग हो जाता है, और एक हो जाता है टा वर्ग हो जाता है, और एक क्या हो जाता है? ता वर्ग हो जाता है, और एक क्या हो जाता है? पा वर्ग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? पा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जो का वर्ग होता है इसको हम कंठ, जैसे हम बोलेंगे तो जो ये आपकी गर्दन है, यहाँ पे ये कंठ है, इसको तो आप समझते हैं ना, कंठ की कहते हैं ना, कि कितना अच्छा कंठ है, ये इसकी आवाज़ कितनी सुरीली है ना। इसके कंठ बिल्कुल कोयल जैसी आवाज़ वाला है, तो ये कंठ होता है। तो जब आप बोलते हैं तो ये कंठ से निकलते, जैसे आप बोलें क, ख, ग, घ, अड़ा, यानी ये किससे? तो ये कंठ से निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? का वर्ग जो है वो कंठ्य होता है। क्या होता है? यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, क्या होता है? तो कंठ्य होता है ये का वर्ग। और उसके बाद चा, जब आप चा बोलते हैं तो आप बोल के देखें, तो जो आपकी जीभ है वो तालु से, देखिए चा आपकी, देखिए तालु से टकरा रही, चा, छा, जा, झा, तो ये क्या हो जाते हैं? तालव्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तालव्य हो जाते हैं। उसके बाद जब टा बोलेंगे, टा, तो आपकी जो जीभ है उसके जो ये भाग हो जाता है आपका, ये तो ये कहाँ पे टकरा रहा है? देखिए ये गोल गोल जो आपका हिस्सा है, तो ये कहाँ पे जा रहा है?
तो मूर्धा इसको कहते हैं। देखिए टा, ये जो चिकना चिकना आपका भाग है जी, मतलब इस तरह से जब हम बोर्ड पे आपको समझाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि कौन से भाग की मैं बात करें। लेकिन आप बोले टा, आप ऐसे बोले टा ठा डा ढा न्या अड़ा। तो जब टा ठा डा ढाड़ा बोलेंगे तो आपकी जो ज़बान है ये जो इस तरह से ज़बान में भाग बना हुआ उससे जा रही है और टकरा रही है। तो ये कौन सा हो जाता है, तो ये मूर्धा हो जाता है। और उसके बाद ता, आप बोलेंगे ता था दा धा ना। तो ये देखिए ता था, ये क्या है, जो आपकी ज़बान है वो दांत के जो अंदर का हिस्सा है उससे आपकी टकरा रही है ना। तो ता था दा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आपका दंत हो जाता है। फिर उसके बाद पा, आपने बोला पा, तो पा फा बा भा मा, तो ये क्या है, होंठ से होंठ टकराई, तो यानी ऊपरी होंठ निचली होंठ से, तो ये ओष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ओष्ठ हो जाता है। तो इस तरह से आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन 25 हैं और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में है। और सभी में कितने 5 अक्षर होते हैं, जैसे का खा गा घाड़ा। फिर यहाँ पे हो गया चा छा जा झइया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धरना और पा फा बा भा मा। अब इनको जब बोला जाएगा तब भी ये कैसे, जैसे आप बोलते हो का खा ग घा अड़ा, यानी क पे आपने जोर नहीं दिया। और जब खा बोला तो क्या हुआ, आपने खा को खींच के कहा। फिर ग आपने क्या किया, बहुत ही ऐसे ग, फिर घा, फिर अड़ा। तो इस तरह से, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये चीज़ हमने बताई तो आपको आगे मैम ये क्या चीज़ है, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अब आप समझ गए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजनों का उल्लेख भी हमने यहाँ पे कर दिया। आप इतना लिख देंगे, का वर्ग में लिख देंगे का खा का घाड़ा, चा वर्ग में चा छा जा झइया और टा वर्ग में टा ठा डा ढाड़ा, ता में ता था दा धना और पा में पा फा बा भा मा। ये आप लिख देंगे और जितनी परिभाषा जो हमने बताई वो लिख देंगे, आपके लिए इनफ होगा। अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखें। तो यहाँ पे देखिए हो जाता है अग्नि आग अनल पावक ज्वाला शिरवी, अमृत का सुधा सोम पीयूष अमीय, गंगा का भागीरथी सुरसरी देवनदी नदीश्वरी, गुरु का आचार्य अध्यापक शिक्षक उपाध्याय। ये तो भाई आपको याद करने रहेंगे, इसमें तो भाई कोई ट्रिक नहीं है ना। बहुत ज़्यादा हम अक्षरों से ट्रिक बना सकते हैं लेकिन इसमें तो आपको याद ही करना रहेगा। रा वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो जो रा वर्ण होता है तो उसको ग्रहण, ग्रहम, सर्वत्र, ऋषि इस तरह से भी एक गा लगाते हैं। गा में जैसे इस तरह से जब आपको ग्रहण लिखना होता है। फिर ग्रह, ग्रह में जब इस तरह से आप लगाते हो, है ना। फिर ऊपर जब आप एक रा लगाते हो, फिर ऋषि वाला इस तरह से आप लगाते हो, तो आप इस तरह से 4 में लिख सकते हो। और ये जो आपका रा वर्ण है तो ये कौन सा होता है, इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि पूछा बहुत जाता है। जो ऐसे वाले होते हैं तो जिसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, आपको कन्फ्यूज़ भी एग्जामिनर करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल सा दे देता है कि भाई लो और लिख के और जाओ। तो जो रा है वो कौन, उसका जो है तो वो मूर्धा में आता है। किस में आता है, तो वो मूर्धा में आता है। प्लस ये क्या होता है, दंतमूल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतमूल भी कहते हैं। और जिसके दांत नहीं होते हैं वो रा और ला नहीं बोल सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब आप रा बोलते हैं, आप रा अच्छा बोल के देखिए, रा तो क्या हुआ, वाइब्रेट करके बोला जाता है ना। कैसे बोला जाता है, वाइब्रेट यानी कंपन करके बोला जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है कंपन करके, ये आपका बोला जाता है। तो कौन सा, तो रा। ये लुंठित या परकंपित वर्ण होता है। रा क्या होता है, तो लुंठित या परकंपित। भाई परकंपित यानी कंपन कर रहा है। रा 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 बोलिए आप। तो इस तरह से आप भी बोल के देखें, ऐसा नहीं है, मनादी नहीं है आपके लिए, क्योंकि जब बोल बोल के और पढ़ के आप सीखेंगे तभी चीज़ों को सीख पाएंगे। ऐसे सिर्फ रटन पद्धति पे आप लोग ना रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर से विराम चिन्ह आ गए, इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो पूर्ण विराम होता है उसमें एक डंडा होता है और जब हम वाक्य के अंत में लगाते हैं अल्प विराम होता है। तो जब हमको थोड़ा सा ठहरना रहता है, दो चीज़ें हम कह रहे हैं तो उनके बीच में लगाना होता है ना। और इस तरह से चिन्ह लगता है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं कलर को,
फिर उसके बाद इस तरह से आपके हो जाते हैं। उसके बाद अर्धविराम, आपको जो पूर्ण विराम से आधा और अल्प विराम से ज़्यादा रुकना होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह, जब आप प्रश्न कर रहे होते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और इसका चिन्ह इस तरह से होता है प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो हम कर रहे हैं, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, मौखिक, मुँह से चीज़ों को अपने मुख से बता रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन चित्र पठन, बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान करने से उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कुछ अर्थ निकल रहा हो। नैतिक कहानियों में चार्ट आते हैं, बच्चे को उन चार्टों के प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति के लिए कहा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, है ना, वही चीज़ तो है। कहानी पाठ बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में इन कहानियों का पठन करना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, थकन शैली, यहाँ पे कथन है, हमने कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति का, रुचि का ज्ञान हो जाता है। अभिनय तथा अनुसरण, बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक, भाषा तथा अभिव्यक्ति में सुधार हो जाता है। वाद विवाद में होता है, वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त हो जाता है। इससे वाक्पटुता तथा वाक चातुर्य में भी सुधार होता है। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियाँ, तो वही त्रुटियाँ हो जाती हैं, अभी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। लेखन शिक्षण की जो त्रुटियाँ होती हैं, वाक्य लेखन का तात्पर्य भावों या विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम में सजाना और उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उसके सही क्रमायोजन के अभाव में वाक्य का सही अर्थ को स्पष्ट नहीं हो सकता। ऐसा वाक्य होना चाहिए कि एक भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, जैसे वह गाता है, वह संगीत सीखता है, संगीत लिखने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है। त्रुटियों के प्रकार, शब्द अर्थ संबंधी, कर्ता क्रिया संबंधी त्रुटियां, वचन क्रिया संबंधी त्रुटियां, ने का प्रयोग, क्या अशुद्ध प्रयोग, पुनरुक्ति दोष, अन्य विभक्तियों के प्रयोग संबंधी त्रुटियां हो जाती हैं। यानी जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी त्रुटियां आप करते हैं कि आप क्या है, शिरोरेखा का यूज़ नहीं करते, आप वा को बा लिख देते हैं, बा को वा लिख देते हैं, या को था लिख देते हैं, था को या आप समझ ही नहीं पाते हैं, आप विराम चिन्हों का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। श्रुतलेख यानी क्या होता है, यह साधन प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होता, प्रतिलिपि के पश्चात अनुलिपि और अनुलिपि के पश्चात श्रुत लेख का क्रम आता है। प्राथमिक कक्षाओं में श्रुत लेख को ही शुद्ध लेख माना जाता है। श्रुत लेख अथवा सुना हुआ लेख, जिसको क्या कहते हैं, डिक्टेशन, सुनना। श्रुत मतलब सुनना, और सुनकर आप लिख रहे हो, जैसे अध्यापक बोल रहा है और बच्चे लिख रहे हैं, तो क्या है वो श्रुत लेख तो हुआ, जिसको इमला बोलते हैं, वो हो जाता है। इससे अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर लिखी हुई यानी सुनी हुई सामग्री को लिखते हैं बच्चे। श्रुत लेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। यानी बच्चे क्या हैं, भाषा की यानी बच्चे लिख तो रहे ही हैं, सुंदर लेख हो तो रहा है, लेकिन भाषा भी शुद्ध हो रही है। शुद्ध लेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है। भाई बच्चा अगर सुन पाएगा अच्छे से तभी तो अच्छे से लिख पाएगा, यानी अगर बच्चा अच्छे से सुन रहा है यानी इसकी क्या है, श्रवणेंद्रियां अच्छे से कार्य कर रही हैं, ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडोलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास, लिखाई की गति लाना तथा एकाग्रचित्ता लाना शुद्ध लेख का प्रमुख उद्देश्य है। इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है, उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। इसके साथ ही सुनकर भाव ग्रहण करने का भी अभ्यास कराया जाता है। वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है। ये हो जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पे है आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक लिखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अनुलेख एवं शुद्ध लेख में क्या अंतर है, लेखन शिक्षण की विधियाँ, पूर्ण विराम एवं अर्ध विराम। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थी। तो आँख का नयन हो जाता है, अश्व का घोड़ा, समुद्र का सागर और सूर्य का रवि। ये एक एक आपसे पूछे तो आप एक लिखिए। प्रश्न सूचक चिन्ह कौन से होते हैं, तो जब कोई प्रश्न करता है क्यों, कब, कैसे, उसमें लगा होता है सेंटेंस में और उसको कंप्लीट किया जाता है और उसके बाद इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं अब करेंगे क्योंकि डिटेल कई बार कर चुके हैं, है ना। जैसे रेलगाड़ी कब छूटेगी, घर में कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारी कलम कहाँ है, तो इस चिन्ह का यूज़ करेंगे। अनुलेख एवं श्रुतलेख, तो अनुलेख क्या होता है, अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि में पद्यांश, कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना,
होता है। अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जिसमें लेखन गति का विकास होता है। तो ये अनुलेख हो जाता है, जो कुछ कहीं पर सुलेख जैसा ही होता है। और श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, यानी इमला हो जाता है। तो अभी आपने श्रुतलेख पर अभी डिस्कस किया, वो आपने देखा, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार ये आया है ना। श्रुतलेख का अभिप्राय सुनकर लिखना। शिक्षक बोलता है और छात्र क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी बच्चे सुनने में सक्षम है, अच्छे से सुन रहे हैं, इस चीज़ का आपको ज्ञान भी हो रहा है। और इसमें क्या होता है, बच्चों की जो अच्छी मतलब लिखावट भी हो जाती है और उनके भाषा कौशल में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है। फिर लेखन शिक्षण की विधियाँ, रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा। यानी रेखाएं बच्चे क्या करते हैं, रेखाएं कहीं पे गोद रहे हैं, इस तरह से रेखाएं खींच रहे हैं, तो वो रेखा विधि हो जाती है। फिर मॉन्टेसरी विधि में बच्चे क्या करते हैं कि उस पर हाथ फेर फेर के चीज़ों को सीखते हैं, लिखते हैं, कार्ड्स के द्वारा सीखते हैं। और अनुकरण विधि यानी नकल करके, जैसे शिक्षक ने कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और उसी को वो नकल करके लिख रहे हैं, तो वो अनुकरण विधि हो जाती है। और पैथोलॉजी विधि यानी पैथोलॉजी विधि की लिखने की शिक्षा विधि हो जाती है और मनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पैथोलॉजी विधि। एक बार और देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं पैथोलॉजी विधि के बारे में। पैथोलॉजी विधि, देखिए यहाँ पे आपकी पैथोलॉजी आपको दिखा देते हैं। हाँ, इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। यानी पैथोलॉजी विधि में क्या होता है कि जो बच्चा है उसको पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसके बाद क्या किया जाता है, कठिनता की ओर ले जाया जाता है। ऐसा तो नहीं पहले आप कठिन चीज़ें सिखा दोगे बाद में सरल चीज़ें सिखाओगे, तो बच्चों को पहले छोटा बड़ा छोटी बड़ी सिखाओगे ना, उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे बड़ा आ में माँ जोड़ दिया तो आम हो गया, का में ला जोड़ दिया तो कल हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखाएंगे, यानी सरल से कठिन की ओर। ये पैथोलॉजी विधि हो जाती है। और मनोवैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि बच्चे को पहले पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है, यानी पूरी चीज़ को उसको सिखाया जाता है। कोई चीज़ पूरी, जैसे मान लीजिए साइकिल के बारे में उसको दिखाना है कि ये साइकिल होती है, साइकिल में क्या क्या पुर्जे होते हैं, तो पहले आपने उसको साइकिल को दिखा दिया, उसके बाद उसके पुर्जों को दिखाया। तो यानी क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चे पहले पूर्ण का ज्ञान करते हैं, उसके बाद अंश का ज्ञान करते हैं। उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है, इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। वैसे बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखानी चाहिए और उसके बाद कठिन चीज़ें सिखानी चाहिए, है ना। तो बाकी चीज़ें तो सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चों के लिए है तो ये चीज़ पहले होनी चाहिए कि उनको पहले भाई नॉर्मल चीज़ें बताई जाएँ। अगर आप छोटा बड़ा सिखा रहे हो तो उसका पहले छोटा बड़ा सिखाएंगे, उसके बाद पाई मात्रों का उनको ज्ञान देंगे, तो ये चीज़ हो जाती है ना। यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन, ये हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका जो है, उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो यहाँ पे ये देखिए हो चुका है, ये सभी हो चुके हैं। शिरोरेखा किसे कहते हैं, ये नहीं हुआ अभी। तो शिरोरेखा जो ऊपर जब आप हिंदी जब आप लिखते हो, देवनागरी लिपि लिखते हो, तो क्या होता है, आप ऊपर एक लाइन लगाते हो, ऊपर एक लाइन जिसको कहते हैं रेल की पट्टी। जैसे आपने यहाँ पे अक्षर लिखा है, तो अक्षर जब आपने लिखा है तो क्या अक्षर लिख के आपने ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, आपने ऊपर एक लाइन लगाई है, तो इसको शिरोरेखा कहते हैं। और ये बहुत ही मस्ट होती है, मतलब इसको लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन में आ जाता है शिरोरेखा ज़रूरी नहीं होती है, महत्वहीन होती है, ऐसा नहीं है, शिरोरेखा का महत्व होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अक्षर का सबसे आवश्यक अंग शिरोरेखा है, अतः उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिरोरेखा शब्दों वर्णों के समूह को बांधे रखती है। अब अक्षर हैं, शब्द हैं, इनको क्या है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को। अब देखिए, अब जब शिरोरेखा सब पे लगी हुई है, देखिए यहाँ पे वर्ग लिखा है तो वर्गों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे शिरोरेखा से इसने बांध दिया, यानी कि ये बाउंड्री हमारी हो गई, ये हमारा इतना हो गया, ये एरिया हमारा है। तो यानी शिरोरेखा कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक करना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूर्ण वर्ण के अनुसार और वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। जब आप लिखते हो, देखिए सब में थोड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मात्रा हमको लिखना है, ठीक है, तो जब हमने मात्रा लिखा
तो ऐसा नहीं, बिल्कुल इसमें सटीक, थोड़ा सा इधर से इधर निकाला जाता है इसको, है ना। तो जब इन बारीकियों को आप बच्चों को बताएंगे तो उनके लेख में सुंदरता भी आएगी, वो चीज़ों को समझेंगे भी। लेकिन जब ये चीज़ें बताई ही नहीं जाएंगी या जब ये चीज़ें अध्यापक को ही नहीं पता होंगी तो वो बच्चों को क्या बताएंगे, है ना। और यही हुआ, अगर यही सब चीज़ें अध्यापक बताने लग जाए बच्चों को तो फिर उनको प्रॉब्लम ही ना आए, और बाद में ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जब कंपटीशन की तैयारी करो तब पढ़नी पड़ती हैं, है ना। तो अगर बच्चों को स्टार्टिंग में ही बता दिया जाए तब जब वो उस लेवल पे पहुंचेंगे तो ये सब चीज़ें तो उसकी रटी हुई होंगी। ऐसा तो नहीं है कि जब कंपटीशन की तैयारी हो रही है तब बड़े, मतलब बच्चे उनको क्यों कहेंगे, वो तो शिक्षक बनने वाले हैं, तब वो इन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो कमी भी रही है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं और वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। जैसे क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे लिखा है किसी, तो पहले यहाँ पे हो जाता है जैसे किसी लिखना है तो क्या किया, किसी ऐसे कर दिया और उसके बाद क्या किया, लाइन खींची। तो ऐसा नहीं, पहले का बनाया आप, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पहले आपने का बनाया और सा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने शिरोरेखा बना दी, फिर उसके बाद में आपने ऊपर पाई मात्रा लगाई। तो इस तरह से आपके वर्ड जो हैं वो सही होंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने शिरोरेखा के बारे में जान लिया। ऐसा नहीं है कि ये महत्वहीन होती है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, और उसका रोल होता ज़रूर है जो अपनी चीज़ को बांधे रखता है। बाउंड्री होती है ये बाउंड्री, इसको आप समझ सकते हैं कि अपना जितना एरिया है उसको हमने अपने अंदर कर लिया, है ना। तो बहुत ही ज़रूरी है। शिरोरेखा किसे कहते हैं, देखिए फिर से वही आ गया, लेखन शिक्षण के महत्व, श्रुत लेख का अर्थ, ऊष्म व्यंजन, देवनागरी लिपि की विशेषता, विलोम तुकांत एवं समानार्थी, ये सब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, बाकी सब रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे। मगर हम देख लेते हैं, शिरोरेखा तो अक्षर का सबसे आवश्यक अंग है, और अभी बताया कि शिरोरेखा जो ऊपर लाइन लगाई जाती है उसी को शिरोरेखा कहते हैं। तो अब आप लोग समझ ही चुके हैं। लेखन शिक्षण में महत्व, यानी लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लिखने के शिक्षा में महत्व, तो लिखने की शिक्षा के महत्व बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करता है कि जिससे वो अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। यानी जब बच्चा लिख पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त कर रहा है ना। और बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक महत्व ये भी है कि वे अपने लिखते समय तथा स्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके सीख जाते हैं। यानी जब उसको वो बच्चा लिख रहा है तो उसको पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे नहीं ठहरना है, ये सभी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का ज्ञान अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। और बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना, ये सभी हो जाते हैं श्रुतलेख, यानी सुनकर लिखना, यानी इमला जिसको कहते हैं, वही आपका श्रुतलेख है। इस पे तो डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आप लोग यहाँ पे पढ़ लें, ठीक है ना। और उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है। अब आप जो ऊष्म व्यंजन है तो उनको आप बोलें, जब आप बोलेंगे तो कैसा, जैसे हमने बोला शा, तो आप देखिए अपना हाथ जो है मुंह के पास ले जाएं। आप जब शा बोलेंगे तो क्या होगी, गर्म वायु जो है वो निकलेगी मुंह से, ठीक है। और क्या, रगड़ खाते हुए, यानी घर्षण करते हुए वो निकलेगी। जैसे बोला शा, तो यानी वो रगड़ भी खा रही है, घर्षण कर रही है, प्लस जो है गर्म वायु भी निकल रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक छोटा सा यानी सपेरे वाला सा हो जाता है, इसको सपेरे वाला सा भी कहते हैं। शाह आपका शरीफे वाला शाह हो जाता है, और पिछड़ी शाह आपका षटकोण वाला हो जाता है, और जो हा होता है, अभी देखो आप हा बोलोगे, हा, तो देखिए एक रगड़ खा रही है और गर्म वायु भी निकल रही है, यानी ये क्या है, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, तो 4 होती है। अब इसमें एक चीज़ और, जब आप बोलेंगे ऐसे तो आपको पता है कि दंत कौन से हैं, तो ता, था, दा, धा, ना है, ठीक है, दंत ये हो गए। अब आप इससे फारिग हो गए कि हाँ ये 5 वर्ण जो अक्षर हैं ये दंत है। लेकिन इसमें सा जो आपका छोटा वाला यानी सपेरे वाला सा है
वो भी दंत होता है। जैसे आप बोलें सा, तो जब सा बोला आपने तो आपकी जो जीभ है यानी ज़बान है वो कहाँ पे टकराई, दांत के जो अंदर का हिस्सा होता है उससे टकराई, तो क्या हुआ सा। तो यानी आप बोल के देखें, ये दांतों से टकरा रही है यानी छोटा सा जो आपका दंत हो जाता है। उसके बाद जो शरीफे वाला शा है वो क्या हो जाता है, तो जो शरीफे वाला सा हो जाता है वो मूर्धा। जैसे आप जब टा बोलेंगे, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अब देखिए आपकी ज़बान कहाँ पे टकरा रही है, इस तरह से यहाँ पे जो ज़बान आपके जो अंदर मुंह का जो हिस्सा है उसके जो इस तरह यू टाइप का उल्टा बना हुआ है उसमें आपका टकरा रहा है। तो यानी ये क्या है, ये मूर्धा हो जाता है। जो बड़ा वाला शा, शा देखिए अब शा ऐसे टा, ठा, इसी तरह से, तो ये मूर्धा है। और ये पूछ भी बहुत लिए जाते हैं, जो ये इसमें जो आपके स्पर्श व्यंजन है ये तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए आप सोचोगे ये तो सिर्फ ऊष्म है और इनको ऊष्म की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको दंत, मूर्धा, तालु और कंठ में भी रखा गया है। तो जो आपका पिछड़ी वाला शा है तो वो किस में रखा गया है, वो तालु में रखा गया। अब जब ये आपका क्या हो जाता है तालु, तो शा बोलें आप, शा तो आपका किस में है, तो ये तालु से आप बोल रहे हैं। और हा जो आपका हो जाता है, हा आपने बोला तो किस पे जोर पड़ा, आपके कंठ पे। आप बोल के देखिए हा, तो यानी कंठ पर जोर पड़ा, तो हा आपका क्या हो जाता है, आपका कंठ हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग याद ज़रूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देवनागरी की विशेषता ये होती है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसमें कोई भी भ्रांति नहीं होती है, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। आपने बोला कल, तो का और ला, कल आपने बोला और आपने वही लिखा, ऐसा नहीं है आपने बोला कुछ और लिखा कुछ और, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, शिरोरेखा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है देवनागरी लिपि में, है ना। तो यहाँ पे हम चलिए चीज़ों को यहाँ ऐसे भी समझ लेते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि हो जाती है। ठीक है भाई, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं और यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता तथा व्यंजकता के अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी गई हैं। बंगला और गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। गुरुमुखी, मुंडा आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अपनी जो लिपि है वो कैसी लिपि है, तो वो देवनागरी, यानी हिंदी की जो लिपि है वो कैसी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है ना। अब एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है या वर्णनात्मक है। तो अब यहाँ पे आप बड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये चीज़ क्या है कि अक्षरात्मक या वर्णात्मक। अक्षर और वर्ण तो एक ही होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि अक्षर अलग होते हैं और वर्ण अलग होते हैं। यहाँ पे हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस ज़रूर करेंगे, चीज़ों को आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। जो सबसे पहले क्या आता है, वर्ण आता है। क्या आता है, तो वर्ण आता है। उसके बाद क्या आता है, अक्षर आता है। अभी यहाँ पे आप बड़ा कंफ्यूज होंगे, अभी डिस्कस किए लेते हैं, अभी ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। वर्ण आता है, फिर अक्षर आता है और उसके बाद क्या आता है, शब्द आता है। और शब्द के बाद क्या आता है, शब्द के बाद पद आता है और पद के बाद पदबंध आता है। क्या आता है, तो पदबंध आता है। और पदबंध के बाद क्या आता है, उपवाक्य आता है। क्या आता है, तो उपवाक्य आता है और उपवाक्य के बाद क्या आता है, वाक्य आता है। अब इसको आप समझें थोड़ा सा। तो जो वर्ण होता है, आप क्या वर्ण के टुकड़े कर सकते हैं या अक्षर के टुकड़े कर सकते हैं? तो हम आपको बताते हैं कि आप वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन अक्षर के टुकड़े कर सकते हैं। अक्षर के टुकड़े आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई अक्षर आपने उठाया, तो आपने यहाँ पे का लिख दिया मान लीजिए, तो का आपने इस तरह से लिखा, ये अक्षर है। अभी वर्ण पे नहीं पहुँच रहे हैं, पहले हम अक्षर को करेंगे तो वर्ण अपने आप से आपकी समझ में आ जाएगा। तो जो अक्षर है हमने का लिख दिया। अब का को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, का, और इसमें छिपा होता है, हर व्यंजन में छोटा आ छिपा हुआ होता है। तो का
प्लस छोटा आ, ये आपका हो गया। तो यानी ये हलंत नीचे लगा देते हैं। जैसे हम चाहें तो का हम इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन हम जब का पूरा लिख के नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये आधा माना जाता है। और जब आधा माना जाता है तो इसके जो अधूरी चीज़ है उसको पूरा करते हैं। हम कैसे करते हैं? तो छोटा आ से हम करते हैं। तो अब ये आपका क्या हो गया? अक्षर हो गया। ये क्या हो गया? ये अक्षर हो गया, यानी आपने इसके टुकड़े कर दिए। तो अक्षर वो होता है हम जिसके टुकड़े कर सकते हैं। अब वर्ण क्या है? वर्ण है ये जो आपने हलंत लगाया। अब अच्छा आप इसके टुकड़े करके दिखा दें। आधा का है ये, यानी का में हलंत लगा हुआ है, आप इसके टुकड़े करें, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसके हो ही नहीं सकते। तो यानी जो आपका होता है, तो देवनागरी लिपि लिखी किस में जाती है? तो देवनागरी लिपि आप जब लिखते हैं, जैसे कलम आप लिखते हैं तो कलम, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिखते हैं। का हलंत प्लस आ और फिर आप लिखते हो प्लस ला और हलंत प्लस आ, ऐसे तो नहीं लिखते हो ना। आप लिखते हो कलम, इस तरह से यहाँ पे पूरा कर देते हैं और यहाँ पे प्लस मा और हलंत और आपका प्लस आ, इस तरह से आप कलम नहीं लिखते हो। तो यानी आपका ये क्या हो जाता है? अक्षरात्मक लिपि ये होती है, ना कि वर्णात्मक लिपि। ठीक है। और अंग्रेजी की लिपि कैसी होती है? तो अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है और ये होती है वर्णात्मक लिपि। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको समझ लिया होगा। और विलोम तुकांत एवं समानार्थी शब्दों से आशय को उदाहरण से समझाएं। तो विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम मतलब उल्टा कहना। मैं कह रही हूँ रात तो तुम कह रहे हो दिन, मैं कह रही हूँ सुबह तो तुम कह रहे हो शाम, मैं कह रही हूँ मोटा तो तुम कह रहे हो पतला, मैं कह रही हूँ अच्छा तो तुम कह रहे हो खराब। यानी ये क्या होते हैं? विलोम मतलब उल्टा हो जाता है। यानी धनी है, मैं कह रही हूँ तुम अमीर हो तो तुम कह रहे हो नहीं मैं गरीब हूँ। या कह रहे हो प्रकाश है तो अंधकार है, यानी उजाला है तो अंधेरा है। यानी कोई भी चीज़ उसको उल्टा कर देना, तो ये विलोम होता है। तुकांत क्या होता है? तुकांत वाक्य जो हो जाते हैं आपके, वो हैं यद्यपि लोकोक्तियों का ही एक रूप है। अंतर मात्र इतना है कि उसके वाक्य में तुकबंदी होती है। प्रयोग में दोनों एक समान होते हैं। इसका प्रयोग भाषा को अधिक तर्कसंगत एवं प्रभावी बना देता है। तुकबंदी होने के कारण जनमानस इसको शीघ्र ग्रहण कर लेता है और उसके मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाए। जैसे कोई गेम खेला जाता है तो कहते हैं तुकबंदी करते हैं ना, एक जैसे बोलते हैं, है ना। जैसे घट तो पट तो चट, तो मतलब टाटा टाटा लास्ट में निकालते चले गए। तो इस तरह से क्या ये तुकबंदी होती है ना। तो उसके बाद आपका हो जाता है समानार्थी शब्द, यानी एक समान। जैसे हम बादल कहें, आसमान कहें, आकाश कहें, गगन कहें, बात एक है। तो ये समानार्थी होते हैं, यानी एक जैसे को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं। हिंदी में जल को नीर भी कह सकते हैं, वारी भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं। भाई हमने कहा वारी दे दो तो आपने हमको पानी उठा के दे दिया। हमने पानी मांगा तब भी आपने पानी दिया। हमने जल मांगा तब भी आपने हमको पानी दिया। यानी आप उसको अलग अलग नामों से बोल सकते हो, लेकिन जो चीज़ है वो वही रहेगी। तो ये चीज़ है, ये समानार्थी हो जाते हैं। तो ये तो भाई आपको याद करने रहेंगे। उसके बाद है अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार यानी एक ना, यानी एक बिंदु, है ना। ये नाक से वर्ड निकलते हैं, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, ये सब क्या है? तो ये अनुस्वार हैं। और अनुनासिक यानी अनुनासिक में दो ना यानी एक चांद बना के एक बिंदु रख दो, ये अनुनासिक हो जाएंगे। जैसे आपको चांद लिखना है तो आप चांद इसी तरह से तो लिखेंगे। आपको लिखना है बूंद, तो बूंद आप किस तरह से लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे। आपको लिखना है आँख, तो आप चांद बनाएंगे और आ में बड़ा आ और खा और ऊपर चांद यानी चंद्र बिंदु, तो आँख, ये आपके अनुनासिक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसमें इसकी जो खूबी होती है वो क्या होती है कि नाक और मुंह दोनों से इसमें निकलते हैं। तो इस तरह से ये आपके क्या हो जाते हैं? अनुनासिक। और अनुस्वार में क्या होता है? इसमें वायु जो है नाक से सिर्फ निकलती है। जैसे आपने कहा
ठंडा, देखिए नाक से निकल रहा है ना। और जब आपने कहा चांद, तब आपको कैसे निकला? नाक से भी और मुख से भी निकला। तो इस तरह से आपको हो जाता है। जैसे आप अड़ा बोलें, इया बोलें और ना बोलें और माँ बोलें, तो ये क्या है? अनुनासिक हो जाते हैं ना। तो ये नाक और मुख दोनों से निकल रहे हैं, और इनको ये जो अड़ा, इया और ये आपका गणित वाला अड़ा हो जाता है, ना, मा, ये सब पंचम वर्ण भी इनको हम कह सकते हैं। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे 2023 के स्टार्ट हो गए आयोगवाह से क्या समझते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 2 वर्ण अन्य होते हैं, अंगा और आ। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। अंगा और आ 2 वर्ण ऐसे हैं जो स्वर ना तो स्वर है और ना व्यंजन, इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए हम इन्हें आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तो इसको हम बता चुके हैं। अनुस्वार यानी एक बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, और विसर्ग यानी साइड में 2 बिंदु। ये जैसे अतः, प्रातः लिखते हैं ना, इसलिए। और पैथोलॉजी विधि में क्या होता है? तो इसमें सरल से जटिल की ओर जाया जाता है। पहले बच्चों को सरल चीज़ें सिखाई जाती है, उसके बाद जटिल चीज़ें सिखाई जाती है। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पैथोलॉजी विधि तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, इसको याद भी नहीं करना, सिर्फ चीज़ों को समझना है। जैसे बच्चों को अब जब जो शिक्षा है कि भाई हमें कैसी देनी चाहिए, तो सरल से कठिन की ओर देनी चाहिए। पहले जो बच्चों को सरल चीज़ें सिखाएं, उसके बाद कठिन चीज़ें सिखाएं, यानी ये पैथोलॉजी विधि में है। तो इसको क्या याद करने की ज़रूरत है? ये तो आपका रटा रटाया हो गया। शिरोरेखा किसे कहते हैं? तो जो ऊपर लाइन होती है उसे शिरोरेखा कहते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होती है, तो इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। लिखित अभिव्यक्ति यानी जो हम लिख कर आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति यानी आप तक अपनी चीज़ों को लिखित रूप में पहुंचाना, वो लिखित अभिव्यक्ति हो जाती है ना। और वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां लिखना चाहिए? तो शुद्ध उच्चारण और सुंदर लेख का अभ्यास करना चाहिए, 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, लिपि का समुचित ज्ञान, वाचन अभ्यास, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, शब्द पुस्तकें बनवाना, ये सभी हो जाते हैं। और वाचन किसे कहते हैं? वाचन के प्रकार, तो वाचन जो है सस्वर वाचन होते हैं और मौन वाचन। तो जो सस्वर वाचन होता है यानी हम स्वर के साथ, जैसे हम आपसे आपका क्लास ले रहे हैं, यानी आपको पढ़ा रहे हैं, तो कैसे? तो हम बोलकर, ज़ोर ज़ोर से बोलकर हम आपको चीज़ों को बता रहे हैं, तो ये क्या है? सस्वर वाचन हो जाता है। मौन वाचन, जैसे हम धीरे धीरे पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अपने मन ही मन में पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मौन वाचन कहेंगे, यानी खामोशी से पढ़ना। अब क्या होता है? जो सस्वर वाचन है तो इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन होता है। और अनुकरण में भी क्या होता है? व्यक्तिगत वाचन और संवेद वाचन हो जाता है। और मौन वाचन में द्रुत वाचन और गंभीर वाचन 2 तरह से हो जाता है। तो इस तरह से तो सस्वर वाचन और मौन वाचन तो आप समझ गए कि यानी सस्वर वाचन वो होता है जो हम तेज तेज से पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे बस समझ लो। और मौन वाचन यानी हम अपने मन में ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, जो बारीकियां बताई वो भी समझ में आई होंगी। अगर कुछ और भी आपको डिस्कस करना है हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को, तो आप कमेंट करें। ज़रूरी नहीं कि हिंदी सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने हिंदी का नाम ले लिया। वैसे तो आपको जो भी सब्जेक्ट में कोई भी थोड़ा सा भी कहीं पे कोई कठिनाई आ रही है तो आप लोग कमेंट करें, हम उसको सरल भाषा में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ इसी तरह की क्लास को लेकर, कोई और सब्जेक्ट की क्लास को लेकर। वैसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आप कौन सी क्लास लानी चाहिए तो हम वो क्लास लेकर आएंगे, वैसे तो हम अपने तरीके से कंटिन्यू कर ही रहे हैं।